नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, चाहे आप लोग जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, जिनका भी सिलेबस इतिहास होगा, जैसा कि जूनियर में यदि आप लोग 40 नंबर का इतिहास लेंगे या टीजीटी में 40 नंबर का इतिहास लेंगे या आपका पीजीटी में जो आपका विषय है इतिहास, वहाँ पर आप लोगों को विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 और देखिए टीआरई 3 जितना भी हुआ है, सभी एग्जाम में विश्व इतिहास से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए सिलेबस में लिखा है टीआरई 4 में या इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई के लिए कि एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आज हम यहाँ पर क्लास 9th का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। देखिए यह मेरा खुद का नोट्स है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन देखिए इम्पॉर्टेंट है। यह मेरा खुद का एनसीईआरटी का नोट्स है, तो आप लोग देखिए इसको, वीडियो को। यह मैं एक डेमो के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए पढ़ा रहा हूँ इसको। बाकी वीडियो के आगे मैं पूरा बता दूंगा किस प्रकार कैसे क्लास जो है चलाई जाएंगी। तो चलिए लोग शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह नेट का सर्टिफिकेट है। और जो भी आप लोग को जो हाइड किया गया है, देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरा नाम है उदयनाथ वर्मा। यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विषय यहाँ पर 7 नंबर पर देखेंगे, सब्जेक्ट नेम एंड कोड जो है हिस्ट्री। और नीचे देखिए लिखा है कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पर देखिए मैं इतिहास विषय से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। ये थोड़ा मैं आपको अपने बारे में विश्वास के लिए आपको मैं यह दिखाया हूँ, थोड़ा आप लोगों को विश्वास हो कि जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं क्या आप लोगों को वह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करा सकता है कि नहीं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दिया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला देखिए पॉइंट है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। देखिए जो फ्रांस की क्रांति जो यह घटना घटित हुई थी 1789 में थी, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए यह एनसीईआरटी के द्वारा यह नोट्स तैयार किया गया है, हैंड रिटेन नोट्स है। अगला देखिए पॉइंट है कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। और यह देखिए बास्तिल ने, यह बास्तिल याद रखिएगा, कहीं के बास्तिल भी लिखा रहता है, बास्तिल का किला है। तो बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। और देखिए अधिकांश जनता जो है पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। तो जो अधिकांश जनता थी वह पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल इसी को नोट्स में शामिल किया गया है। अब देखिए 1774 का समय आता है, नया राजा आता है, तो इसके बारे में देखते हैं। 1774 में बुब्रो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। देखिए दोस्तों बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि जो लुई 16वां था वह किस वंश से संबंध था उसका, तो बुब्रो राजवंश से संबंध था। और देखिए यह भी पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। याद रखिएगा आप लोग, गद्दी पर कब बैठा था, 1774 में बैठा था। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पॉइंट है कि उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। यानी जब जो बुब्रो राजवंश का राजा लुई 16वां जो फ्रांस का था 1774 में गद्दी पर बैठा था, तो उस समय जो है उसकी उम्र केवल 20 साल थी। और देखिए उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। जब आप लोग पीआईक्यू देखेंगे तो वहाँ पर देखिए यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था, तो देखिए मेरी एंटोनेट था। आप लोग इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और देखिए राज्यारोहण के समय उसका जो राजकोष था वह खाली था। जब लुई 16वां का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय उसका क्या हुआ था, जो राजकोष था पूरा खाली था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो देखिए बहुत खर्चीली थी, बहुत जो है पैसा खर्च कर दी थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर सब प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए पूरा यह जो है जब राज्यारोहण हुआ उसका लुई 16वें का, तो देख सकते हैं पूरा खजाना क्या हो गया है, खाली हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो खजाना खाली हुआ था उसके कारण क्या थे। तो खाली राजकोष के कारण देख लेते हैं। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सार्थक थी। याद रखिएगा, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। और देखिए इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था। देखिए यह जो लिब्रे है यह फ्रांस की जो है मुद्रा का नाम है। उस टाइम यह मुद्रा चलता था फ्रांस में लिब्रे, लेकिन 1794 में आते आते इसको जो है समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था। याद रखिएगा, एग्जाम पूछेगा कि कितने अरब लिब्रे का कर्ज था, तो 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज था। देखिए पहले से ही 2 अरब का कर्ज था और 10 अरब लिब्रे का और हो गया। सरकार से कर्जदाता जो थे वह 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अन्य खर्च जैसे देखिए कि सेना का रख रखाव, वर्साय का महल, सरकारी कार्यालय, इस पर भी अन्य खर्च है। यहाँ पर एग्जाम में देखिए एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर। तो पूछ लेगा कि सरकार से कर्जदाता कितने % ब्याज की मांग करने लगे थे, तो 10% का। देखिए यह NCERT का यह नोट्स है, पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग उसी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए जितना भी TRE का एग्जाम है वहाँ पर यह जो स्टेट्स हैं इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 3 स्टेट्स हैं, अब क्या होता है 3 स्टेट, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था, तो देखिए 3 स्टेट्स में बटा था। केवल तीसरे स्टेट के लोग यानी कि जनसाधारण ही कर टैक्स यानी कि अदा करते थे। देखिए याद रखिएगा, जो तीसरे वर्ग के थे केवल वही लोग टैक्स अदा करते थे। बाकी देखिए 3 प्रकार का जो वर्ग था, एक पादरी था, कुलीन था और बाकी साधारण लोग थे। अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो याद रखिएगा केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। और देखिए वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जमीन और जनसंख्या देखते हैं, लैंड एंड पॉपुलेशन। देखिए पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए एक तो जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है जमीन को। देखिए जो सबसे अधिक जनसंख्या में निवास जो है 90% क्या है, किसान हैं, बाकी 10% में अन्य लोग हैं जनसंख्या के मामले में। लेकिन जमीन के मामले में देखेंगे तो सर्वाधिक देखिए जमीन किसके पास है, तो किसान के पास कम दिखाई दे रहा है। कुलीन या चर्च अमीर के पास जमीन की मात्रा सर्वाधिक है, किसानों के पास कम है। तो कैसे राज्य चलेगा, देश इस प्रकार नहीं चल सकता है। किसानों की जनसंख्या सर्वाधिक है लेकिन जमीन किसान के पास नहीं है। जो बड़े बड़े पदों पर हैं, कुलीन हो गए, चर्च हो गए, अमीर हैं, इन लोगों के पास अधिक जमीन था, किसानों के पास बहुत कम जमीन था। तो देख सकते हैं, तो वही कह रहा है कि पूरी आबादी में लगभग 90% तो किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी जो किसान लोग थे, गरीब लोग थे, उनका ज़मीन उनके पास था ही नहीं। केवल लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों का, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। देखिए तीसरे स्टेट में अमीर भी आ जाएंगे, साधारण आ जाएंगे, किसान आ जाएंगे, गरीब आ जाएंगे, नौकर, सब तीसरे स्टेट के अंतर्गत ही आएंगे।
आगे बढ़ते हैं। देखिए जन्मना विशेषाधिकार, इसके लिए ही बहुत अधिक लड़ाई लड़ी गई थी फ्रांस की क्रांति में। देखते हम लोग प्रथम 2 स्टेट्स जैसे देखिए कुलीन वर्ग हो गया, पादरी वर्ग। देखिए 3 वर्ग थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एक जो था साधारण वर्ग था। इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। देखिए जो कुलीन वर्ग था और पादरी वर्ग था, यानी कि जो प्रथम 2 स्टेट थे, इन लोगों को जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषाधिकार था वो यही था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अब देखिए यह जो 2 वर्ग वाले थे, कुलीन और पादरी वर्ग के थे, यह लोग जो है कर नहीं देते थे, इनको करों से छूट इनको रखा गया था। और ये अधिकार इन लोगों को जो है देखिए विशेष अधिकार था इन लोगों को। तो आप लोग याद रखिएगा, जो इन्हें जन्म से ही प्राप्त था। क्या? करों से छूटे लोग कर नहीं देते थे। थोड़ा हम लोग सामंती व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। देखिए जो कुलीन वर्ग थे, इनको कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था, यह देखिए। और किसान अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य होते थे। जैसे कौन कौन से काम करते थे? तो किसान जो थे वह स्वामी के घर एवं खेतों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं भी देते थे और सड़कों के निर्माण में सहयोग देते थे। ये सब कौन करते थे? तो गरीब लोग, किसान लोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टैक्स सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक टाइड है, याद रखिएगा, टी थे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पूछा था कि जो टाइड है, देखिए एक धार्मिक, याद रखिएगा धार्मिक करता है। और आप लोग जब TRE 3 का देखेंगे जब PYQ, तो वहाँ पर देखिए इतिहास पूछा गया था कि टाइड किस प्रकार का कर है। तो देखिए जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, एक एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा वसूलता था, जो धार्मिक कर था। याद रखा, जो टाइड था यह एक धार्मिक कर था। और देखिए जो टाइल था, कहीं कहीं टैले भी लिखा रहता है। तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था, यह एक प्रत्यक्ष कर था। देखिए जो टाइल था यह प्रत्यक्ष कर था, और जो टाइड था यह एक धार्मिक कर था, जो चर्च किसानों से वसूलता था। याद रखिएगा इन दोनों को। और देखिए अप्रत्यक्ष कर में जैसे देखिए नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, ये भी याद रखिएगा, जो अप्रत्यक्ष कर था। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइड है धार्मिक कर है, टाइल जो है यह सभी लोग इसको अदा करते थे, तीसरे स्टेट के तमाम लोग। बाकी 2 लोग जो थे पादरी कुलीन, वो लोग कर से तो मुक्त थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है, बार बार पूछिएगा। देखिए एक जो है आप लोगों का प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट, तीसरा जो है आप लोगों का पूरा जो है ये तीसरा स्टेट वाला है, जिसमें ये सभी लोग शामिल हैं। और देखिए फ्रांस में जो जनसंख्या में सर्वाधिक कौन थे? यही लोग थे, और यही जो है तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते थे। देखिए याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि प्रथम स्टेट में कौन आता है। देखिए प से प्रथम, प से पादरी, याद रखिए, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग को। नहीं तो प्रथम स्टेट में आप लोग कुलीन मार देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, यानी प से प्रथम, प से पादरी, याद रखिएगा। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय में यह सभी लोग आते थे। इसमें कौन कौन से आते थे तृतीय वर्ग में? देखिए फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। पहला पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, बाकी आप तीसरा जो है पूरा तीसरा वर्ग वाले हैं। देखिए इसमें बड़े व्यवसायी भी आते थे, व्यापारी भी आते थे, अदालती कर्मचारी भी आते थे, वकील, ये सभी आते थे। और इसी में देखिए किसान भी आते थे, कारीगर भी आते थे, छोटे किसान भी आते थे, भूमिहीन भी आते थे, मजदूर, नौकर, सब किसमें आते थे? तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। तो आप लोग देखिए पढ़िए, एग्जाम यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। ये भी याद रखिएगा कि इस स्टेट के लोग कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर भी हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो तृतीय स्टेट वाले हैं, इसमें देखिए कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। जैसे देखिए बड़े व्यवसायी अमीर लोग हैं, व्यापारी भी अमीर लोग हैं, अदालती कर्मचारियों के सब अमीर लोग हैं। किसान कारीगर, जो किसान जिनके पास जो थोड़ा मोड़ा यहाँ पर होगा, खेत होगा, कारीगर है। लेकिन देखिए जो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हो गए, भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए, नौकर हो गए, तो पूछ लेगा कि किस स्टेट में कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर भी हैं, तो तीसरे वाले में है। प्रथम में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय में कुलीन वर्ग आते थे। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। और ये दोनों क्या थे? इन लोग को जन्म से एक अधिकार मिला था, विशेष अधिकार मिला था। ये लोग टैक्स नहीं देते थे, यही लोग बस टैक्स देते थे। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं।
देखिए लिब्रे जो है यह फ्रांस की मुद्रा का नाम है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एग्जाम पूछा था कि लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा का नाम, कब समाप्त किया गया, 1794 में। पादरी वर्ग देखिए क्या है, तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। याद रखिए जो पादरी वर्ग क्या था, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था पादरी वर्ग। देखिए जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ एक डेमो के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ना होगा हमारे साथ जुड़कर, तो अभी आगे मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखिए टाइड क्या है, तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। यह देखिए कर कृषि उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। याद रखिए जो टाइड होता था यह धार्मिक कर था, चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, यह कृषि उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। और देखिए टाइल क्या होता है, तो देखिए सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला यह कर था, धार्मिक यह नहीं था। देखिए जीविका संकट थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में देखिए 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, यानी देख सकते हैं वृद्धि हुआ था। तो फ्रांस की जो जनसंख्या है 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और देखिए ज़्यादातर लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। जैसे कि जो प्रमुख खाद्य पदार्थ पावरोटी था, सस्ता मिलता था, उसी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसलिए और भी यह क्रांति भड़क गई थी। आगे बढ़ते हैं। मजदूरी देखिए महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, और जैसे मान लीजिए मजदूरी है, महंगाई बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी का वही फिक्स रेट था 20 रुपया है, तो मान लीजिए अगर महंगाई बढ़ रही तो भी रेट उनका मजदूरी का समान था। और परिणाम क्या हुआ कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। देखिए जब मजदूरी में वृद्धि नहीं होगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो गरीब जो होंगे मरे ही नहीं, आखिर में मरते ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो अमीर वर्ग होगा अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वह गरीब होता जाएगा। तो यही करा कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, परिणाम यही निकला इससे। अब देखिए उभरता मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास जो उभरा था, थोड़ा देख लेते हैं। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे, जो हम लोग पढ़े थे, यह सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये लोग कहते थे कि जो तृतीय वर्ग वाले थे, स्टेट वाले थे, ये लोग कहते थे कि जो समाज है इसमें किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए यह भी कहा जाता था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। थोड़ा हम लोग दार्शनिकों के विचार देख लेते हैं, यह भी एग्जाम में बहुत बार देखिए एकदम पूछा है, तो पूछा है बहुत बार, क्या हमेशा पूछता है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किया गया है। जैसे देखिए जॉन लॉक की एक पुस्तक, बहुत फेमस पुस्तक है, अपनी पुस्तक देखिए टू ट्रीटाइजेज होगा, टू ट्रीटाइजेज आप गवर्नमेंट होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट रहेगा। देखिए जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। याद रखिएगा जो जॉन लॉक है ये अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। और देखिए जो रूसो है इसका बुक बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखिए यह रूसो का बुक है। इसी के माध्यम से जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जो रूसो था। बुक का क्या नाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिएगा इसको। अब सत्ता का विभाजन देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए मॉन्टेस्क्यू, देखिए इसके पुस्तक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक का क्या नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब नियम वाला है। नामक रचना में सरकार के अंदर देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। पूछ लेगा कि मॉन्टेस्क्यू के किस पुस्तक में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में कही गई, याद रखिएगा। रूसो का बहुत फेमस पुस्तक, या मॉन्टेस्क्यू का बहुत फेमस पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। जब यूएसए के यहाँ पर देखिए करा कि जब यूएसए में 13 उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। किस मॉडल की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मॉडल की।
आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व ये काफ़ी हाउस है वह सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी दार्शनिकों के इन विचारों पर। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। थोड़ा देखिए इम्पोर्टेंट है प्राचीन राजतंत्र। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यह एक डेमो के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यह सेशन रहा। और देखिए यदि आप लोगों को हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना है तो आप लोग ध्यान सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जितने भी आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, जूनियर वाले हों, टीजीटी वाले हों या पीजीटी वाले हों। और देखिए जूनियर में जिनका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री पॉलिटी है, टीजीटी में भी जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी है, और देखिए पीजीटी जो भी इतिहास से अपना पेपर देंगे जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वे लोग ध्यान से देखें। तो देखिए आप लोगों के लिए टॉपर बैच जो है लाया गया है। जूनियर में देखिए और टीजीटी का जो फी रखा गया बैच का मात्र 499 रुपया है, और पीजीटी का जो देखिए फी जो है इसका रखा गया है मात्र 599 रुपया है। और इसका जो खासियत क्या आप लोग देख लीजिए ज़रा। बहुत हम देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे चैनल वाले हैं 3000, 4000, 1500 रुपये का कोर्स बेच रहे हैं। और देखिए कई लोग हैं 500 रुपये में केवल क्या दे रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सीरीज बोल रहे हैं, बेच रहे हैं सब 500 रुपये में, इतना महंगे महंगे। और ये देखिए पूरा आप लोगों का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए 80, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी लेंगे जूनियर टीजीटी में तो 40-40 क्वेश्चन यानी 80 नंबर या प्लस 60 नंबर INM, टोटल 88 नंबर तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है मात्र 499 रुपये में। और पीजीटी में यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो 80 नंबर आएगा प्लस 60, 88 नंबर की तैयारी पीजीटी हिस्ट्री की कराई जा रही है। और देखिए मैं खुद ऑलरेडी इतिहास विषय से मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही समझिए बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। कंटेंट ऐसा है कि आप लोग देखिए मैं जानबूझकर बहुत कम फी रखा हूँ, एक गुरुदक्षिणा के रूप में मैं आप लोगों को यह बहुत कम शुल्क में प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 6394390784। आप लोग मैसेज करिएगा। और देखिए कैसे आप लोग क्लास मिलेगा एक बार जान लीजिए जानकारी। क्लास आप लोगों की देखिए 20 फरवरी से टेलीग्राम और यूट्यूब प्राइवेट लिंक के माध्यम से होगी। क्लास हिंदी में होगी, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। इजी टू हार्ड की तैयारी कराई जाएगी। जूनियर और टीजीटी में देखिए 80 मार्क्स जैसे हिस्ट्री जो होगा आप लोगों का, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, क्लास 9 से लेकर 10वीं का एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी। और देखिए साथ में स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ाया जाएगा। और पॉलिटी आप लोगों का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का 9वीं 10वीं से कवर कराया जाएंगे। आप लोगों का जूनियर और टीजीटी का सिलेबस किस प्रकार कवर कराया जाएगा। और देखिए जो पीजीटी में आप लोगों का है तो पीजीटी में हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, और साथ में एससीईआरटी कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक, और साथ में स्टैंडर्ड बुक से जो है 80 नंबर आपका जो सब्जेक्ट है पूरा तैयारी कराई जाएगी। 8 नंबर INM यानी कि कुल 88 मार्क्स कवर कराए जाएंगे। और देखिए बीच बीच में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर होने के बाद TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ कवर कराया जाएगा। और देखिए पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीन आप लोग जो होगा स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पर आप लोग व्यक्तिगत अपना सवाल पूछ सकते हैं तैयारी से संबंधित। तो देखिए दोस्तों यह थियरी का पूरा आपको क्लास दिया जाएगा। यह जो आप लोगों को दिया जा रहा है, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का जो TRE का सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी लिख दिया, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं पूछ रहा है। आप यदि इतिहास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो स्टैंडर्ड बुक हम यहाँ पर शामिल किए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम देखे हैं कि चोल साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, साथ में गुलाम वंश में जाएंगे तो आप कुतुबुद्दीन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, प्लस वहाँ पर देखिए अकबर के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम देखें कि TRE 1, 2, 3 में सभी में हम देखें क्वेश्चंस इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। और कभी कभी देखिए एनसीईआरटी से हटकर भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। केवल एनसीईआरटी पर आप लोग मत डिपेंड रहिएगा। तो हमारे द्वारा देखिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आप लोग केवल सभी जो है यह थियरी के माध्यम से यह टॉपर बैच में जुड़िएगा, पूरा कवर कराया जाएगा मात्र 499 रुपये में। देखिए बहुत कम शुल्क रखा गया है। इतना में आप लोग बर्गर पिज्ज़ा खा लेते होंगे।
और कई लोग तो इतने जो है इतने में हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का PYQ की सीरीज़ दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं पूरा क्लास प्रोवाइड किया जाएगा थियरी का। तो जरूर आप जुड़ेगा टॉपर बैच से, नंबर दिखाई दे रहा है। और देखिए अंत में यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए एक डेमो के तौर पर वीडियो था, बाकी अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा और अपना बैच से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।